आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक साहित्य सौरभ का सेकंड सेमेस्टर का कहानी साहित्य का पाठ, जिसके रचयिता लेखक शेखर जोशी जी हैं, पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने पाठ पढ़कर यह जाना कि लेखक की नन्ही सी बालिका, उनकी बेटी, उनसे टॉफियों के एक पैकेट की अपेक्षा रखती है। वह किसी तरह कैंटीन में 4 पैसे बचाकर वह पैकेट खरीद भी लेते हैं, परंतु कहीं पर उस झोले को भूल आते हैं। उस झोले में न सिर्फ टॉफी का पैकेट था, पर बहुत सारे घर के आवश्यक सामान भी थे। आर्थिक तंगी के चलते इतना सामान फिर से खरीदना उन्हें कठिन लग रहा था। उनकी गलती पर उनकी पत्नी ने उन्हें सहारा देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसकी चिंता करने से क्या लाभ। आगे की कहानी पढ़ते हैं पृष्ठ 101 पर। इस बिचारी के लिए आज मैं पहली बार टॉफी का डब्बा लेकर चला था और आज ही अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया। पापा, कहीं साइकिल के अड्डे पर तो नहीं छूट गया? वह अब उत्सुक हो उठी थी। नहीं बेटा, ट्रेन में ही रह गया। ट्रेन से उतरते समय मैं रोज की तरह अखबार हाथ में लेकर उतर गया था। मुझे ठीक ठीक याद है, और पूरे डिब्बे में मैं अकेला ही यात्री था। मैंने कहा। रेल तो अब चली गई होगी, उसने फिर कहा, और साथ ही पत्नी की आंखों में भी जैसे यही प्रश्न कौंध गया। ट्रेन कहाँ जाएगा? वह तो लोकल है, लेकिन अब तक क्या वहां धरा होगा? मेरे स्वर में थोड़ी झल्लाहट आ गई थी। अपनी चीजों के खोने का अत्यंत दुख था लेखक को। उसकी जिद और पत्नी का समर्थन था कि मैं उसे साथ लेकर फिर स्टेशन आ पहुंचा। जिस प्लेटफॉर्म पर मैं उतरा था, वहां अब ट्रेन नहीं थी। अपने अनुभव के आधार पर मैंने दूर यार्ड की ओर नजर दौड़ाई। बिना इंजन के कई डब्बों की कतारें अलग अलग पटरियों पर लगी हुई थीं। उन सब कतारों में अपनी लोकल ट्रेन को पहचान पाना बहुत आसान नहीं था, लेकिन अब वहां तक लौट आने के बाद थोड़े से प्रयत्न, थोड़ी सी कोशिश से मुंह मोड़ना मुझे भी अच्छा नहीं लगा और बच्ची का हाथ पकड़कर पटरी पर चलते हुए यार्ड में पहुंच गया। लेखक स्टेशन तक तो आ ही गया था, तो उसे लगा कि यार्ड में भी एक बार देख लेना उचित होगा। पुराने डब्बों से जोड़ तोड़कर बनाई गई लोकल ट्रेन पहचानने में तो विशेष दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन यह निश्चित कर पाना मेरे लिए कठिन था कि वह कौन सा डिब्बा था
जिससे मैंने सांझ को यात्रा की थी। बारी बारी से हम प्रत्येक डिब्बे में घुसकर अपनी आंखों से प्रत्येक सीट पर नीचे ऊपर देखकर थके हारे लौट आए। उन्होंने अपनी पूर्णतः कोशिश की कि उन्हें कहीं वह थैला पड़ा हुआ मिल जाए। थक हार कर वे लौट आए। प्लेटफॉर्म पर वापस लौटने पर देखा 5-6 मैले कुचैले छोकरे फटे अधफटे ताशों की जोड़ी लेकर खेल में जुटे हैं। एक बच्चे ने बीड़ी सुलगाकर लंबा कश लिया और अपने गालों को फुलाकर धुएं के गोल छल्ले हवा में तैरा दिए। बच्चों के लिए इस प्रकार का व्यवहार बिल्कुल अनुचित है। बच्ची ने खुश होकर मेरी ओर देखा, जैसे उस छोटे लड़के का कौतुक देखकर वह उसकी सराहना कर रही हो। उसके पैर धीमे चलने लगे और मैं भी अनजाने ही वहां रुक गया। शायद बच्ची की प्रशंसात्मक दृष्टि का असर था या फिर अपनी ही मौज थी कि बारी बारी से सभी बच्चों ने बीड़ी का वह खेल खेलने की कोशिश की। कुछ सफल रहे, कुछ केवल इंजन की तरह मुंह से धुआं निकाल कर रह गए। अपने ताश में वे फिर मगन हो गए। अपने फटे चीथड़ों, कालिक पुते हाथ पैरों और झंखाड़ बालों के बावजूद उनमें से प्रत्येक खिलाड़ी शिकारी की सी मुद्रा में बैठा था और हर दांव पर जीवट से लड़ने का भाव उसके चेहरे पर तैर जाता था। अभी हम खड़े ही थे कि एक गाड़ी छुक छुक करते सामने आ पहुंची। लड़कों का खेल एकाएक बंद हो गया और सब दौड़कर चलती गाड़ी में अलग अलग डिब्बों में जाकर चढ़ गए। घर लौटने से पहले हारी हुई बाजी का आखिरी दांव लगा लेने की इच्छा को मैं न रोक सका। लेखक ने यह भली भांति देखा कि कोई भी रेलगाड़ी के रुकने पर ये सारे बच्चे उसमें चढ़ जाते हैं। अब भी वह अपनी उम्मीद नहीं हारा था। इसी इच्छा से वह स्टेशन के बाहर निकलने के पहले इस घटना की रिपोर्ट रेलवे पुलिस के कार्यालय में लिखने के उद्देश्य से गया। इस उद्देश्य से जब मैं प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर बने हुए उस कार्यालय में पहुंचा तो वहां पर केवल एक सिपाही बैठा हुआ था। मैंने संक्षेप में उसे अपने आने का उद्देश्य बताया और रिपोर्ट दर्ज कर लेने का अनुरोध किया। सिपाही को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि किस बात की रिपोर्ट लिखी जाए। हाँ, रिपोर्ट लिखानी है। किस बात की?
उसने इस प्रकार पूछा जैसे जो कुछ मैं बता चुका था वह उसने सुना ही नहीं हो। मैंने बताया ना कि मेरा झोला ट्रेन में छूट गया है। किस ट्रेन में? लोकल में, जो 5 बजे आती है। तो अब इस तो का मैं उत्तर क्या देता? लगा कि वह मुझे टालने की गरज से निरर्थक बातों में उलझा रहा हो। आपका टिकट कहाँ है? उसने चुस्ती से पूछा, जैसे तहकीकात का क्रम शुरू कर रहा हो। मेरा सीजन टिकट है। जेब से टिकट निकालकर मैंने उसकी ओर बढ़ा दिया। और इस बच्ची का? उसने अपनी तहकीकात जारी रखी। यह मेरे साथ नहीं थी, यह तो घर पर थी। मैंने आपको बताया ना कि मैं घर जाकर फिर लौटा हूँ। मैंने उसे समझाने का प्रयत्न किया। लेकिन अभी तो आपके साथ है स्टेशन के अंदर। उसके स्वर में कुछ सख्ती थी। अपनी गलती का एहसास मुझे भी होने लगा था और मुझे लगा मेरे हाथ में बच्ची के हाथों की पकड़ सख्त हो गई है। शायद वह घबरा रही थी। फिर जैसे उसने इस प्रसंग को एक बार की छोड़ दिया और सामान का विवरण पूछने लगा। अमूमन पुलिस वाले ऐसा ही व्यवहार करते हैं अगर उन्हें रिपोर्ट लिखाने वाले की बात में कुछ दम नहीं लगता। सामान का विवरण पूछने लगा। हाँ, तो घी, साबुन, तेल, बनियान। कितने बनियान थे? 6। साइज? यही रहे होंगे 2 मेरे नाप के, जो 2 14-15 साल के लड़के के नाप के और 2 8-10 साल के लड़के के नाप के। और क्या क्या था? वह जैसे सामान के बारे में कुछ रुचि लेने लगा था। मैंने सारा विवरण उसे दिया तो रिपोर्ट लिखने के बजाय उसने एकाएक प्रश्न किया, आपके पास माचिस है? नहीं, मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। मैंने उसे अपनी सफाई दी। अच्छा, तो आप बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीते? उसने कहा और उठकर दरवाजे तक आ गया। उसके इस वाक्य में एक बार की मुझे उपेक्षा, तिरस्कार और अधिकार की गंध लगी। अब मुझे अपने आप पर झुंझाट होने लगी और मैं वहां से निकल जाना चाहता था। जब लेखक को यह अच्छी तरह समझ आ गया कि उनकी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, तो उन्हें अब झुंझलाहट होने लगी इस जगह से। सिपाही ने कहा, बाबू साहब, यह स्टेशन है। 1000 तरह के लोग आते जाते हैं। सामान में आपका नाम तो लिखा नहीं है। साधारण सामान है, कोई भी अपने थैले में डालकर ले गया होगा। प्लेटफॉर्म पर खोमचे वालों, छोकरों ओकरों से पूछ लीजिए, किसी ने देखा हो तो। उसने मुझे निपटाने के लिए जैसे ही ये शब्द कहे थे, मैंने राहत की सांस ली और लौट आया। वह सिपाही के बेमायने सवालों से इस कदर परेशान हो गया था कि वो खुद भी वहां से चला जाना चाहता था। चलती गाड़ी में चढ़ते हुए उन छोकरों की स्मृति बार बार मन में कौंध जाती थी। हो सकता है लोकल के पहुंचने पर भी वे ऐसे ही एक एक डब्बे में पहुंच जाते हों। अपने
अपनी व्यस्तता से मैंने ट्रेन से उतरते समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। हो सकता है उनमें से किसी ने मेरे सामान को उठाया हो, उनमें से किसी के हाथ मेरा सामान लग गया हो और उसकी दौड़ धूप सफल हो गई हो। खाली हाथ घर पहुंचने तक इस घटना की सूचना घर के अन्य सदस्यों तक भी पहुंच गई थी। वे सभी हमारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस छोटी मोटी आर्थिक क्षति के अतिरिक्त अपनी लापरवाही का दृष्टांत बनाने की ग्लानि, दिन भर की दौड़ धूप और रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश में झेली गई जलालत। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। का कुछ ऐसा असर था कि मैं बहुत प्रयत्न करने पर भी अपनी उदासी से मुक्ति न पा सका। मेरी गलती को महत्वहीन और नगण्य सिद्ध करने के लिए, मुझे उत्साहित करने के लिए, जैसे घर के हर प्राणी में होड़ सी लग गई थी। चलो, जिसे घी का डब्बा मिला होगा 2-4 दिन जमकर पूड़ी पराठे खाएगा और हमें दुआएं देगा, बड़के ने कहा, अर्थात लेखक के बड़े लड़के ने कहा। और भोजन के बाद टॉफी की स्वीट डिश जमेगी। छोटू ने पता लगाया तो बच्ची समेत सब हंस दिए और उदासी का कुहासा जैसे छट गया। भैया, वहां एक इतना छोटा सा लड़का था, तुमसे भी छोटा, बीड़ी से इस अच्छे से धुएं के छल्ले बना रहा था कि क्या बताऊं। बच्ची चहकने लगी थी। छोटू भी तो कभी कभी बना लेते हैं। बड़के ने मौके को रंगत देखकर एक ढकी छिपी सच्चाई को उजागर कर दिया तो छोटू पसीना पसीना हो गया। इस धुएं के छल्ले वालों की तकदीर में ही लिखा था तुम्हारा डिब्बा। मैंने अपने मन का संशय उजागर कर दिया। सच पापा? बच्ची ने चौंक कर पूछा। और नहीं तो क्या, देखा नहीं कैसे चलती गाड़ी में लपक कर चढ़ गए थे। मैंने अपने कथन को आधार देने के लिए तर्क प्रस्तुत कर दिया। अगर ऐसा था तो तुम उन छोकरों से एक बार पूछ तो लेते। पत्नी के स्वर में पहली बार हल्का सा रूखापन था। पूछकर भी क्या होता, कहीं इधर उधर कर दिया होगा। और क्या सबूत है। मैंने पूरा प्रयत्न किया कि अपने स्वर में किसी प्रकार का रूखापन न आने दूं। इतनी देर से संयम बरतने वाली पत्नी का संयम भी अब टूट चुका था। उसने नाराज होते हुए कहा कि तुम पता तो करते थे उन छोकरों से। रात में सोते समय मैंने अनुभव किया, बच्ची की सारी कल्पना अब उन छोकरों पर ही केंद्रित होकर रह गई थी। और यह देखकर अच्छा लगा कि वह इस खेल में सुख ले रही थी। शायद बड़के की बात उसके मन में बैठ गई थी। उनके माँ बाप लोग कुछ नहीं कहेंगे पापा।
वह अपने घरेलू नैतिकता के बारे में अपनी गुत्थी सुलझा रही थी। उस बच्ची ने यह प्रश्न पूछा कि वो जो स्टेशन पे बैठे छोकरे थे, उनके माँ बाप उन्हें नहीं सिखाते कि दूसरों की वस्तु नहीं लेनी चाहिए, तो क्या उनके माता पिता उनसे कुछ नहीं कहेंगे पापा? उस बच्ची ने पूछा। वे मवाली छोकरे थे बेटा, उनका न कहीं घर पार होता है न माँ बाप का ठिकाना। आज यहाँ तो कल वहाँ। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। यह शायद उसके लिए नया रहस्य था। बहुत देर तक वह गुमसुम सी पड़ी रही, जैसे इस यथार्थ को समझने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर बाद वह फिर वातावरण में लौट आई थी। उसने कहा, कल वे लोग खूब साबुन मलकर नहाएंगे। कैसे काले हाथ पैर हो रहे थे ना। बच्ची के मस्तिष्क से यह बात वह बच्चे कहीं जाने को ही तैयार नहीं थे। वह रह रहकर उन बच्चों के बारे में ही सोच रही थी कि किस प्रकार उनके हाथ पैर इतने गंदे थे। उन्होंने पता नहीं कितने समय से नहाया नहीं होगा। इसी सब को विचार करते हुए उसने कहा, हाँ शायद कोयला बीनते ढोते हों। मैंने कहा। लेखक ने उसे समझाते हुए कहा कि उनके हाथ पैर इसलिए इतने गंदे थे क्योंकि वे कोयला बीनते होंगे प्लेटफॉर्म पे आसपास। अगले पृष्ठ पर पढ़ते हैं, आपके झोले में तो तेल भी था ना, खूब चमचमाकर बाल बनाएंगे। वह अपनी कल्पना में उन्हें नहला धुलाकर संवार रही थी। छोटे से बच्चे की मासूमियत देखने जैसी है कि उसके मन मस्तिष्क में अभी भी उन बच्चों का अच्छा ही सूझ रहा था कि अगर उन्हें यह चीजें मिल गईं तो वह उसे उपयोग में अवश्य लाएं। जिसने गोल गोल छल्ले बनाए थे वह तो बिल्कुल छोटू भैया जैसा ही लगता है। इसकी बनियान उसे बिल्कुल ठीक आएगी। फिर जैसे एक अद्भुत संयोग उसे याद आया हो, वह बिछौने पर कोहनी टिकाकर किलक उठी। पापा, वे भी 6 लड़के थे और बनियानें भी पूरी 6 हैं। सबके नाप की थी। अब सभी बच्चे उसकी कल्पना में नहा धोकर सज संवर कर तैयार हो गए थे और शायद मुंह में बीड़ी की जगह टॉफियां रखकर जो भुलाने लगे थे। देखिए, इस कहानी में बच्चे की मासूमियत बताई गई है कि इस बच्ची को थोड़ा भी अफसोस, थोड़ी भी पीड़ा नहीं थी अपनी टॉफियों के चले जाने की। उसे तो खुशी थी कि उन बच्चों को भी साबुन, तेल जैसी दैनंदिन आवश्यकता की वस्तुएं मिलेंगी, जिससे कि वह नहा धोकर आम बच्चों की तरह सज संवर पाएंगे। मैंने उसे दूसरी बातों में बहलाकर सुलाने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद वह शायद सो गई थी या मुझे ही नींद आ गई। सुबह मैं काम पर जाने के लिए तैयार हुआ तो बच्ची सोई हुई थी। अभी शाम को लौटते ही उससे पहला प्रश्न जो किया अपने पिता से, उससे लेखक असमंजस में पड़ गए।
पापा, वे लड़के मिले थे? वास्तव में मैंने प्लेटफॉर्म पर उतरकर उन लड़कों को देखने की कोशिश की थी, लेकिन एक साथ दो दो गाड़ियों के आ जाने के कारण प्लेटफॉर्म की भीड़ में उन्हें खोज लेना संभव नहीं हुआ और उसे व्यर्थ की चेष्टा समझकर मैं घर की ओर चल दिया था। इस बात का विश्वास हो जाने पर भी कि मेरा झोला उन छोकरों के हाथ पड़ गया होगा, लेखक ने छोकरों को ढूंढने का प्रयत्न भी किया, परंतु उसे पता था कि दो दो ट्रेनों के आने से जो भीड़ इकट्ठी हुई है उसमें उन्हें ढूंढना बहुत कठिन है। इस बात का विश्वास हो जाने पर भी कि मेरा झोला उन छोकरों के हाथों में पड़ गया होगा, मैं इस बात से अनभिज्ञ नहीं था कि सजने संवरने की अपेक्षा उनकी प्राथमिकता पेट की होगी और वह सामान औने पौने में किसी खोमचे वाले या ढाबे वाले के हाथों में जा चुका होगा। परंतु लेखक अपनी बच्ची को यह बात बताकर दुखी नहीं करना चाहता था, परंतु बच्ची को यह सब बतलाकर मैं उसे निराश नहीं करना चाहता था। बच्चों के सामने मैं भरसक झूठ न बोलने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन इस बार मैं झूठ बोल गया, एकदम सफेद झूठ। हाँ बेटी, सबके सब दिखाई दिए थे, मैंने कहा। वह उत्सुकता से मेरी ओर देखने लगी। इससे पहले कि वह कुछ और पूछती, मैंने ही उसकी समस्या का समाधान कर दिया। आज सब नहा धोकर साफ सुथरे बने हुए थे, एकदम हीरो, मैंने हंसकर कहा। मेरा उत्तर सुनकर उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य की चमक आ गई। वह प्रसन्न थी और संतुष्ट, परंतु सभी बच्चों की तरह अपने सपनों की वास्तविकता से अपरिचित और अनजान। कहानी में लेखक दुनिया की कठिन सच्चाइयों के साथ ही साथ बच्चों के कोमल हृदय के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार बच्चे अपनी दुनिया में कई तरह के सपने बुनते हैं और उनके पूरे होने की आशा भी करते हैं। लेखक की बच्ची ने भी अपने सपनों में उन बच्चों को जिन्हें उसने स्टेशन पर देखा था, साफ सुथरा चमचमाते हुए देखा था, और लेखक उस बच्ची के कोमल हृदय को दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, निराश नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने भी बच्ची के सपनों को पंख लगा दिए ताकि इस नन्ही सी जान को निराशा का आकाश नहीं देखना पड़े। आज की कक्षा का समय यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा में आपसे फिर मिलेंगे।